बिहारी मजदूरों की मौत की सूचना लगातार मिलती रहती है। महोदया, बिहार की स्थिति ऐसी है जहां 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आज लोग गरीबी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, जहरीली शराब से मर रहे हैं। ये मरने वाले सब बिहारी हैं। बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे है, लेकिन बिहार पीछे क्यों है? एक बड़ा सवाल मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। नीतीश गंगाधर, श्री जगन्नाथ जनार्दन तथा सिग्रीवाल जी। पति महोदया, मेरा लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार मुख्य रूप से कृषि आधारित ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के किसानों द्वारा कृषि से उत्पादित फसलों को सुरक्षित भंडारित करने के लिए भंडार गृहों की बहुत ही कमी है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे स्वयं भंडार गृह बनवा सकें। सभापति महोदया, सरकार से सहयोग प्राप्त कर भंडार गृह निर्माण की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि किसान इसका व्यापक लाभ लेकर भंडार गृहों का निर्माण कर सके। इसी परिस्थिति में किसानों को सुरक्षित भंडारण गृहों के अभाव में अपने उत्पादित फसलों को कम दामों में बिक्री करनी पड़ती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। सभापति महोदया, अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार के ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर छोटे मझौले क्षमता वाले अत्याधुनिक ग्रामीण भंडारण गृहों का निर्माण सरकारी स्तर से कराया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। सभापति महोदया, मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि किसानों का मैटर है और इसको कराने के लिए आपका अपने स्तर से निर्देश है। धन्यवाद। श्री पर्वत भाई सवा भाई पटेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत करवाना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत LC नंबर B/159 भीलडी समदड़ी सेक्शन रेलवे लाइन पर स्थित है। गुजरात राज्य का हाईवे नंबर 54 जो कि 4 लेन है और डिशा तथा थराद के बीच स्थित है। इसी LC B/159 से क्रॉस करता है। ज्ञात हो कि यह राज्य की सड़क मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के 5 से 6 तालुका से गुजरती है। यहाँ पर आबादी घनी होने के कारण और ट्रैफिक की अधिक होने के कारण हम रेलवे से आरओबी के निर्माण की मांग लंबे समय से करते आए हैं। गुजरात सरकार ने आरओबी के निर्माण के लिए 50% राशि की स्वीकृति भी दे दी है, परंतु रेलवे की तरफ से अब तक इस आरओबी के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह है कि रेलवे इस आरओबी के निर्माण को आगामी बजट में शामिल करे, साथ ही इसको रेलवे की पिंक बुक में भी शामिल किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी। श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नियम 377 के तहत विषय रखने का अवसर दिया। अच्छा, ठीक। आज के समय में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख विषय है। असुरक्षित सड़कें कई बार वाहन चालकों के दैनिक आवाजाही को दयनीय बना देती हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, अवैध कट व खड्डे, सड़कों पर अनियंत्रित जानवरों का अचानक प्रवेश तथा रात में प्रकाश की कमी कुछ ऐसे कारण हैं जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में हर साल करीब 10 से 11 हजार सड़क हादसे होते हैं, जिसमें से करीब 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये सभी हादसे असुरक्षित सड़कों के कारण होते हैं। दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर ने सड़क विशेषज्ञों के साथ 22 जिलों में करीब 6227 किलोमीटर लंबी 218 प्रमुख सड़कों का ऑडिट किया और पाया कि 255 सड़कें
बॉटलनेक हैं, 377 दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र हैं, 1013 अवैध कट हैं, 104 में स्ट्रीट लाइट नहीं है और 725 जगह सड़कों के डिजाइन में कमी है। इस संदर्भ में आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सर्वेक्षण में बताई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सड़क डिजाइन की कमियों को दूर करने के लिए एवं सड़कों के नियमित और उचित रखरखाव के लिए एक विशेषज्ञ परामर्श समिति का गठन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक। सभा की कार्यवाही 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। में लगातार इस बात के लिए प्रयत्न करता है कि देश के आबादी और खासकर जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी सूची एक अच्छे ढंग से बने। तो इसलिए जो हमारी प्रविधि है, जो व्यवस्था है कि आरजीआई इन सारे चीज़ों में गहन अध्ययन करने के बाद अपना मंतव्य दे। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसको देखता है और देखने के बाद में वो अपना कमेंट्स के साथ भेजता है और तब आगे कंसल्टेशन की कार्रवाई शुरू होती है और इस ढंग से हम सारे समुदायों के बारे में काम कर रहे हैं। मैंने कल लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की कि हमारे पास जो पेंडिंग है, हमारे पास जो मामले हैं, उस पर अध्ययन का कार्य चल रहा है और जिसका जो अध्ययन का रिपोर्ट राज्य सरकारों के माध्यम से आएगा, उन राज्य सरकारों के अध्ययन को आरजीआई को भेजते हुए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजते हुए उस पर जो सहमति या उनके जो गुणात्मक चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे चीज़ों को सदन में लाकर कैसे न्याय मिले यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका परिचय आप देख रहे हैं कि आज नारी कुर्बन, नारी विकरण का यह समुदाय के मामले में चल रहा है। उपसभापति महोदय, माननीय कुछ सदस्यों ने इसके साथ साथ ही इस बात पर कहा है कि ट्राइबल एट्रोसिटीज का आपको सदन को इस बात से अवगत है कि सदन में ही ट्राइबल शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और सशक्त कैसे बने, इसी सदन पर चर्चा करते हुए उस पर नए तरीके से संशोधन पारित किया गया ताकि इस तरह के अत्याचार, इस तरह के अन्याय या इस तरह का एट्रोसिटीज न घटे। इसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि लगातार भारत सरकार की चेष्टा है
कि राज्यों के माध्यम से जो व्यवस्था को संतुलित और बेहतर एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ गवर्नेंस अच्छा हो, पेशा के माध्यम से अच्छी गवर्नेंस हो, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। हम पंचायती राज मंत्रालय के साथ संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए हम लगातार काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इस देश में FRA के माध्यम से, फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से कम्युनिटी फॉरेस्ट का अधिक से अधिक अधिकार उन गांवों में रहने वाले परंपरागत वन निवासी, जंगल में रहने वाले लोगों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के माध्यम से उनका जीवन का जो आधार है वो और मजबूत हो। इसके साथ साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इस समय जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई, आपको ज्ञात है, सदन को इस बात का अनुभव है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में जो कंटेंट्स दिए गए हैं और ट्राइबल्स के लिए जो चैप्टर दिए गए, आप इस सदन को अवगत है कि ट्राइबल के बहुत सारे, क्योंकि 700 से अधिक समूह है और उसके अपने डायलेक्ट है, अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, और एक बड़ी रुकावट ट्राइबल एरिया के एजुकेशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आप हम सब इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, कई माननीय सदस्य ट्रांसलेटर लेकर के सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसमें भाषा की बैरियर है, भाषा एक बड़ा संकट है। नई शिक्षा नीति में जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यह व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया गया है। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि नारी कुर्बन, नारी गुरुविकरण को इस सदन के माध्यम से आज पारित किया जाए और जो समुदाय इंतजार में है उसे न्याय मिले। धन्यवाद। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Sri Elamaram Karim. Sri Elamaram Karim, not present. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Arjun Munda to move that the bill be passed. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, before I move to next bill, one just clarification. Honorable members, the Honorable Leader of Opposition had on 13th, 14th and 16th of December 22 had demanded that I must express regret or say that I had no powers in allowing him and others to speak in respect of notices given under Rule 267. And I had promised that I will be back with the facts, so I am keeping facts before you. Honorable members, leveling unfounded allegations against the chair is a serious matter. With reference to the same, I wish to point out, Honorable members, rulings made by the Honorable Chairman on 8th December 2022 and several times thereafter are binding on all of us, and I too am not an exception in following that. Forgive me to repeat, on 13th December 2022, Honorable LOP was allowed to speak despite his notice was not admitted, and on 14th, he had not given any notice and the chair reminded him about this. It was just a factual correction, as in his submission, Honorable LOP had said that he had given a notice. I would also like to underline that there is no direction or indication in the records which suggests that I stopped him from making his submission. In fact, on 13th December, I allowed him to read his notice on the floor of the House.
Honorable members, regarding the allegation that I do not give members from other side a chance to speak and I do not look towards them, I would like to clarify that this is factually incorrect. How can the chair prevent honorable members from whichever side from speaking whose notice has been accepted and listed under the rules? Besides, there is a freedom of speech available to members to raise any issue on the floor of House. However, such freedom is subject to the provisions of the Constitution. It is not free for all. Proceedings of the House need to be conducted in a structured manner. If everyone is allowed to speak at the same time as per their wish, there will be utter chaos and no meaningful discussion will take place. It would send a very wrong picture before the nation. We must adhere ourselves to the provisions of the rules of the House. Only then we would be able to do justice to the cause for which we have been sent to this House. Honorable members, rules are collectively framed and approved by all of us at this august House. Chair is duty bound to conduct the House in accordance with those rules. If Chair, in exercise of those rules, does not allow an honorable member to speak on issues not listed or admitted under the rules, it should not be taken as partisanship. Honorable members, the Chair draws its powers from you and this House. Therefore, sitting on the chair, no person can afford to be for or against anyone. Thank you. Now we are taking the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. Sri Arjun Munda to move a motion for consideration of the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को विचार किया जाए। आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का और मौका है। नहीं, अभी सब माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आप बोलें। जी जी जी। मोशन मूव्ड। नाउ श्री अरुण सिंह जी, माननीय अरुण सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति जी। यह जो बिल आया है उसमें कुड्डू कुर्बा तो पहले ही जो सीरियल नंबर 16 पे था, और बेटा कुर्बा, यह जो बेसिकली मैसूर, चामराजनगर और कड़कू, इन जिलों में विशेष रूप से एक ही तरीके के उसी से मिलते जुलते उसके भाई है, उसको भी जोड़ने का काम किया है। और यह जो कर्नाटक सरकार ने पहले असेंबली में इसको पास किया, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने लोकसभा में इसको रख करके सदन के माध्यम से पास हुआ और अभी राज्यसभा में इस चर्चा के लिए आया है। इसका मैं समर्थन करता हूं। उपसभापति महोदय, कर्नाटक में जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका बहुत बड़ा कर्नाटक के प्रगति में उनका योगदान है, और देश की आजादी में भी कर्नाटक के जो आदिवासी समाज के महापुरुष हैं उनकी भी गाथाएं पूरे कर्नाटक में गाई जाती है। चाहे मदकरी नायक चित्रदुर्गा के हो, चाहे वीर सुंदर लक्ष्मण बागलकोट के हो, चाहे शिवप्पा नायक शिवमोगा के हो, चाहे मारा नायक मैसूर रीजन के हो, चाहे राजा वेंकटप्पा सुरपुर के हो, इनकी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने लड़ाई लड़ी देश को आजादी दिलाने के लिए, सभी कर्नाटक के जनता नहीं पूरे देश के लोग आज इनको याद करते हैं, और इन्हीं के बदौलत आज भारत स्वतंत्र है और सबसे बड़ा योगदान आदिवासी समाज का ही रहा है। कर्नाटक सरकार के पहले प्रपोजल पे जो हमारी सरकार थी, जो 3 प्रकार के एसटी समाज के लोग थे, जिसमें सिद्धि, परिवार और तलवार, ये तीनों को पहले एसटी का दर्जा मिल चुका है। यह भी हमारे सरकार के प्रयासों के द्वारा ही हुआ। यह कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी सरकार ने जब येदियुरप्पा जी थे तो महर्षि वाल्मीकि जो आदिवासी समाज से आते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अगर पूरे प्रदेश में छुट्टी की घोषणा करने का काम किया, तो हमारी सरकार ने ही उसमें छुट्टी की घोषणा करने का काम किया, स्टेट हॉलीडे। उसी प्रकार से वाल्मीकि भवन का जब वहां हमारी सरकार थी, जब उस समय येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वाल्मीकि भवन भी बना
और अब जो हमारी सरकार है उसके माध्यम से जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयासों से आज जो आदिवासी समाज के लिए एक सेपरेट मंत्रालय, देश की आजादी के बाद 6 दशक से अधिक कांग्रेस ने शासन किया, कर्नाटक में 5 दशक से अधिक कर्नाटक में कांग्रेस की शासन, कांग्रेस के शासन का सत्ता रहा, लेकिन उन्होंने कभी आदिवासियों का मंत्रालय नहीं बनाया। कर्नाटक में आदिवासियों के लिए मंत्रालय बनाने का काम कोई किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी घोषणा हुई है, उस सेपरेट मंत्रालय बना है। और वाल्मीकि समाज के लिए वहां पे डेवलपमेंट बोर्ड भी बना है। और तो और मैं बताना चाहूंगा कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री इस सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, बाकी जो बचे हुए हैं वो 377 सभा पटल पर रखे जाते हैं। श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। धन्यवाद उप सभापति जी। With your kind permission, I seek leave of the House to introduce a bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। मैडम, I introduce the bill. उप सभापति महोदय, हमारे देश में कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें छोटे छोटी गलतियों के लिए लोगों को सजा दी जाती है, लोगों को कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। और हमारी सरकारों का मानना है कि हमें लोगों पर विश्वास करना चाहिए, हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। साधारणतः व्यापारी हो, आम जनमानस हो,
वो एक ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईमानदारी से अपना उद्योग कारोबार चलाते हैं। कभी कभार गलती भी हो जाती है। ऐसे में हमारा मानना है कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसके लिए उनको कोर्ट में ना जाना पड़े और हम ऐसे प्रावधान बनाएं जिसमें अगर कोई गलती हो तो पेनल्टी देके व्यक्ति के ऊपर एक दंड भी हो, लेकिन उनके ऊपर समस्या नहीं हो। 2014 से ही हमारी सरकार लगातार जनता की जिंदगी आसान बनाने में अलग अलग निर्णय लेती जा रही है। आपको ध्यान होगा, सबसे पहला निर्णय लिया सेल्फ अटेस्टेशन का, लोगों को नोटरी के पास ना जाना पड़े, अपना स्वयं के सिग्नेचर से हम कागजात को अटेस्ट कर पाए। ऐसे ही जीएसटी जैसे नए कानून जिससे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया टैक्स के सिस्टम में, और अन्य अलग अलग जो कार्य किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम चाहते हैं कि विश्व भर से भी और देश के जो निवेशक भारत में आते हैं उनको रेड कारपेट मिले बजाय के रेड टेप, और उसी के लिए कई वर्षों से हमने मेहनत की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी आज विश्व पटल पर हमारा अंश जो 143 था आज 141 था, वो आज 63 पे आ गया। मेरा मानना है कि जो पूरी सरकार है, आज पूरी सरकार कश्मकश कर रही है, एक साथ लगी हुई है, होल ऑफ द गवर्नमेंट का सहयोग लेकर हमने कई सारे पुराने कानून, लगभग 1500 पुराने कानून को निरस्त किया, लगभग 39,000 कंप्लायंसेस को सरल किया और लगभग 3,500 ऐसे प्रावधान लाए हैं जो डिक्रिमिनलाइज करके लोगों को राहत दी गई है। हम मानते हैं कि ये जो कंप्लायंस बर्डन कम किया गया, इससे सरलीकरण भी होगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का व्यापार और जीवन और सरल होगा। इस कानून में माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय कल्पना से एक एक्ट में एक साथ हमने 183 प्रोविजंस, 183 प्रावधान 42 अलग अलग कानूनों में, जो 19 मंत्रालयों में, अलग अलग मंत्रालयों के 19 मंत्रालयों के 42 कानून में 183 प्रावधान को डिक्रिमिनलाइज करने का काम इस कानून से करने का काम किया है। हम समझते हैं कि जनता का विश्वास और व्यापार उद्योग का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कोर्टों के ऊपर भी बर्डन कम होगा, इसलिए इसका नाम भी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति। क्योंकि श्री पीयूष गोयल जी, I move the motion that I move the motion. Madam, with your kind permission, I seek to move that the bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing minor offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business be referred to a joint committee of the houses consisting of the following 21 members from this house: Shri P.P. Chaudhary, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Uday Pratap Singh, Shri Sanjay Singh, Srimati Queen Oja, Shri Khagen Murmu, Srimati Poonam Ben Madam, Srimati Poonam Pramod Mahajan, Srimati Aparajita Sarangi, Shri Arvind Dharmapuri, Shri Rajendra Agrawal, Shri Ratan Lal Kataria, Shri Gaurav Gogoi, Advocate Dean Kuriakos, Shri A. Raja, Professor Saugata Roy, Dr. Srimati Venkata Satyavati B. Sethi,
Shri Gajaran Chandrakant Kirtikar, Shri Rajiv Ranjan alias Lalan Singh Ji, Shri Pinaki Mishra, Shri Girish Chandra, and 10 members from the Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the budget session 2023, that in other respects, the rules of procedure of this House relating to parliamentary committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House the names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. Dhanyavad. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कृपया आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाएं। सबों को 24 में आना है। आपका काम ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा है। आप ऐसा मत करिए, हाउस को चलने दीजिए, शांति रखिए, शांति रखिए। ये अच्छी बात नहीं है। आप शांति रखिए, शांति बना के रखिए। नो 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 नो। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 23 दिसंबर 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। खुश हो गए। जनजातियों नूं उच्चा चक्कण वास्ते उन्हां दे सन्मान वास्ते ये बिल आया। असी इस दी दा समर्थन करते हैं। मंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिहड़ा उस जनजातियों के नाल भी संबंधित है ते अपने उन्हां दे दुख तकलीफां नूं समझण वाले भी है ते उन्हां दी गल भी इत्थे कर रहे हैं। सो हुण तक्कर दहाकियां बधी इन्हां दी गल नहीं सुनी गई।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੋ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ
कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਪਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੂਠ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗਰੀਬ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋ ਪਛੜੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धन्यवाद माननीय संत बलबीर सिंह जी। दोला सेन जी।
Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to thank you and my party, All India Trinamool Congress, for giving me the chance to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022. This bill includes Beta Kuruba as a synonym for the Kadu Kuruba community in the list of scheduled tribes in Karnataka. Variations in spellings and pronunciations results in people being left out of beneficiary schemes. Including Beta Kuruba in the list has been a long-pending demand of the community. Even though this bill could have been introduced sooner, I welcome and support this bill now because better late than never. I would like to repeat what some of my colleagues in this House and Lok Sabha has already said. Instead of bringing separate legislations for inclusion of communities in the scheduled tribes and scheduled castes category, the Union can bring a comprehensive bill for all states. You can think over it, sir. The Treasury and the government can think over, the department too. This will enable a more well-rounded and extended discussion on the topic. I would like to take this opportunity to highlight the various issues tribal communities around the country are facing. Despite more than 70 years of independence, there are tribes that lack basic services like health and education. The Standing Committee on Social Justice and Empowerment seriously objected to underutilization of funds allocated to the Ministry of Tribal Affairs during 2021 and 2021-22 under the erstwhile schemes Special Central Assistance to Tribal Subplan. This is especially concerning since there are more than 1 lakh tribal villages with more or equal to 25% tribal population where gap exists in various sectors of development. I urge the Minister to explain the reasons for such underutilization of funds despite glaring gaps in development of villages with substantial tribal population. The Standing Committee also noted that the Union government did not release any funds during the various states in several northeastern states such as Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. This is shocking since the northeast region is home to more than 200 tribes. Another issue I would like to raise is the declining population of various tribes, especially in the northeast. As per Census 2011, there are 76 ST communities in the northeast which have a population of less than 1,000 and among them 37 ST communities have a population of less than 100. Because of the small strength of these tribes, their development is often sidelined. As per information laid in Rajya Sabha, latest population figures are not available for these ST communities. The Minister stated that communication has been sent to concerned states in respect of decreasing population of some ST communities. However, the steps taken to curb this trend were not listed. Sir, I submit that merely informing the states is not enough. The Minister should share the steps that are being taken to preserve the tribes with population of less than 1,000. I also urge upon the government to conduct the census at the earliest. This would help the government in assessing the current strength of tribal communities and to design better interventions for these communities whose strength is declining, because 2021 has already been passed and the census is due already for 1 year and more. Ministry had circulated a draft National Tribal Policy in 2006, which never saw the light of the day. The ministry had claimed that the policy was being updated based on the recommendations of a high-level committee constituted in 2013. The committee submitted its findings in 2014, yet no national tribal policy has been adopted so far. I urge the minister to share the progress made on the national tribal policy and to address the delay in introducing it. I would like to raise the issues regarding education of students belonging to ST communities.
there has not been much variation in the number of beneficiaries and targets fixed for the pre-matric scholarship and post-matric scholarship schemes during the last few years. The beneficiaries of the funds released in some states such as Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Meghalaya, Puducherry, Telangana and Uttar Pradesh were shown as nil for the last year. During the last 5 years, only 45 students have been awarded the National Overseas Scholarship. I urge the Minister to explain why the Ministry could not even successfully award 20 overseas scholarships per year. The Union Government announced in 2021 budget that 750 Ekalabya residential schools will be built. Out of these, only 367 are functional. Sir, we need to take urgent steps to provide more scholarship and better educational opportunities to students belonging to ST communities. My state, West Bengal, has taken several steps for the welfare of the tribals. Shiksha Shri scholarship has been provided to 1,80,000 ST students of class 5 to 8 during 21-22. 30,000 ST students have applied for pre-matric scholarship of class 9 and 10. 98,000 ST students have applied for post-matric scholarship during 21-22. Sir, 6 development and cultural boards are functioning in the state, our state, for ensuring sustainable development of hill tribes and other ST communities of the state. During 21-22, rupees 75 crore have been allotted for the purpose for various schemes like construction of houses, community halls, youth hostels, drinking water sources, holding of cultural festival, etc. These are only a few of many steps taken by Bengal government for the welfare of the ST communities. Sir, I welcome the inclusion Beta Kuruba in the list of scheduled tribes. However, I want to ask the Minister about the process of such inclusion. Many proposals for inclusion of communities to ST and SC lists for other states are pending with the Union Government. One such proposal is also from Bengal. On 28 February 2022, Bengal have sent a proposal to the central government for inclusion of 11 tribal communities. This was acknowledged by the Minister of State for Tribal Affairs in his reply on 14 December 2022 in Rajya Sabha from unstirred question. To an unstirred question. Till date, no action has been taken, sir. I would urge the Minister to kindly share the progress made on this proposal. Once again, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order, 4th Amendment Bill 2022. I support the bill. Thank you, sir. Honorable Sri Niranjan VC. Honorable Vice Chairman, sir, I am grateful to you for giving me chance to speak on the Constitution Scheduled Tribe Order 4th Amendment Bill 2022. Sir, the State Government of Karnataka has recommended to include Beta Kuruba community as synonym of Kadu Kuruba in entry 16 in the list of Scheduled Tribe of Karnataka. This bill proposes to modify the list of scheduled tribe in respect of state of Karnataka by amending the Constitution Scheduled Tribe Order 1950. Sir, this is a very good bill, genuine bill, justified bill. I welcome the bill and also I congratulate Honorable Minister of Tribal Affairs, Sri Arjun Mundaji. And I am very much thankful to him. Yesterday, the Constitution Scheduled Tribe Order 5th Amendment Bill of Chhattisgarh State was passed in Lok Sabha, and the tribals of Chhattisgarh State very much happy and they welcome our Honorable Minister Sri Arjun Singh Mundaji for his great contribution for the Scheduled Tribe of India. Sir, similarly in relation to the state of Odisha also, our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik has recommended for inclusion of 169 tribes and tribal communities or parts of or group within the tribes and tribal communities. In relation to the state of Odisha, they are, sir, like the Karnataka. One is the Sahara. The Sahara is a synonym of Sabara, Sahara and Saura. Sir, in
at serial number 59 and 60 of the state list Odisha. And another is Kandha Kumbhara, that is also a synonym of Kandha, by serial number 31 of ST list of Odisha. Jodia, Jhodia, Jadia and Jhodia are also synonym of Jhodia Poroja, which is comes under serial number 55 of ST list of Odisha. Chuktia Bhunjia is also a synonym of Bhunjia. Mankidia, sir, their population is very low. Mankidia is also synonym of Mankirdia in serial number 47. Poroja is also synonym of Pengo Poroja. Bonda Poroja is also synonym of Bonda Poroja in serial number 13 of ST list of Odisha. Durua, Dhurua and Dhuruva should also be included as phonetic variation of Dharua at serial number 17 of state list of Odisha. Poharia as a section of Gond tribe of serial number 22 of ST list of Odisha with area restriction of Kolahandi, Bolangir and Noapada districts, sir. But till that, no action has been taken for the inclusion of this community in the ST list of Odisha, sir. And there is two such particularly vulnerable tribal groups are PVTG group. The PVTG group communities such as Chuktia Bhunjia and Paudi Bhuya have not been included as yet in the ST list. Paudia Bhuya is a sub-tribe of Bhuya at serial number 6 in the state list of Odisha, sir, which has been sent by government of Odisha from 18 November 78 to till date. And another one PVTG Chuktia Bhunjia. Chuktia Bhunjia has been recommended by the state government of Odisha for inclusion as a sub-tribe, Bhunjia tribe, at serial number. So, sir, एक मिनट माननीय सदस्यगण प्लीज आपस में आप बात कर रहे हैं सदन में I request our honorable minister Sri Arjun Munda ji to take step to include these tribal communities in the state list of Odisha, sir. And we are including the actual, those who are aboriginal scheduled tribe, those who are primitive tribes, those who are genuine tribes. But at the same time, sir, some non-scheduled tribes are, by dint of fake caste certificate, enjoying, snatching away the reservation benefit and also the constitutional rights, which is meant for scheduled tribes. They should also be the fake caste certificate holders' employees. They should also be removed from service. Their fake caste certificates should be confiscated. They should be removed and they should be arrested. And all the salary allowances and stipend availed by them should also be recovered by constituting OPDR case. So, sir, I once again request our Honorable Minister of Tribal Affairs, sir. I am the first MP from our Sabar community, sir. Sabar community, which is ST community. I am first MP in the August House from and amongst the Sabar community in India after 75 years of independence. This is because the grace of our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji. I thankful to our Honorable Minister Sri Arjun Munda ji. He is a very good Tribal Affairs Minister in India. He has done so lot, Chhattisgarh Amendment, UP Amendment, today Tamil Nadu Amendment, Karnataka Amendment, Himachal Pradesh. So inclusion of our original scheduled tribe in the scheduled tribe list is a welcome step taken by him. And I, sir, lastly, in conclusion, I would say that it is a laudable work done by the Union government and our beloved Minister of Tribal Affairs, Sri Arjun Munda ji. This bill will must help them, our tribal community. With these words, my party BJD support the bills. Thank you. धन्यवाद माननीय निरंजन जी. ऑनरेबल श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली.
Thank you very much, Deputy Speaker, sir. Before going to the subject, I would like to bring an important issue to your kind notice, sir. The Honorable, my colleague member, Sir, as per rules, you have to speak on the subject. Sir, as per rules, you have to speak on the subject only. Subject, sir. Yes, please. Not, sir. He is talking some nonsense here on our Honorable Chief Minister. Let me give some. Please. Let me give some important. The Honorable member, colleague member, Sri Kanakamadal Ravindra Kumar Garu made some irrespectable and irresponsible comments on our Honorable Chief Minister and also made some allegations on Sri Y.V. Subbareddy Garu, who is the chairman of the Tirupati Devasthanam and also relative of our Honorable Chief Minister, sir. This is the habitual disease in this house, the learned member. Please, speak on the subject, how it will be examined. In this context, I am asking through you, sir, the honorable member, sir, let him submit the proof on the allegations made by him on our Honorable Chief Minister, and then allow for discussion. We are ready to discuss the matter, any matters raised by him. If not, I am seeking apology for this unprivileged comments on the Honorable Chief Minister and also request you, sir, to delete the comments from the records, sir. Please speak on the subject now. Sir, I stand to say a few thoughts on the proposed amendments to the Constitution. Let me begin by seeking to place the present amendments into perspective. There have been many amendments to the Constitution, Scheduled Tribe Order 1950, to modify the list of scheduled tribes, and we have had multiple legislations in the past 7 decades on this very important subject, considering that the tribal communities as a priority to be taken up in this session. Sir, recognition of the Kurba community, Beta Kurba community, after demanding to be included in the scheduled tribes category for the last 30 years, the proposed amendment will be enable members of the communities newly listed in the revised list of scheduled tribes to derive benefits under the existing schemes of the government. Further, a better representation would also be entitled to them to the benefits of the reservation in serious and admission to educational institutions. The Global Multi-Dimensional Poverty Index 2021 states that in India, 5 out of 6 poor people belonging to tribal communities. Further, there is a nominal penetration of welfare schemes among the tribal population owing to low awareness regarding government programs due to issues such as language and accessibility barriers. Sir, as a significant of tribal population still live in extreme poverty suffers from lax access of basic education and health facilities, and urge the government to take the requisite steps at the earliest for wider inclusion and of tribals under the welfare schemes and to curb these prevailing issues. Sir, problems of health and nutrition. Tribals are prone to be affected by the diseases like malaria and tuberculosis, and also instances of iron deficiency, anemia, and high infant mortality rates, but often retorting unscientific practices, local beliefs, and self-medication. The government must take proactive measures to encourage health workers from the tribal community to guide tribal patients, help patients like advantages of welfare schemes, and counsel them and prevent and promote healthy behaviors. According to the Unified District Information System for Education Plus,
The gross enrollment ratio of scheduled type children has increased 2.51 crore in 2021-22 from 2.49 crore in 2020-21, sir. But as per the Tribal Development Report 2022, nearly half of the total children enrolled in schools and types, 48.2% dropouts even before they complete the class 8, sir. Please conclude. I am going to conclude, sir. Sir, 1 minute, sir. Our Andhra Pradesh government is enacting various schemes for the upliftment of the total population, such as free power supply to ST families, financial assistance to ST women under YSR Chayuta scheme, and even the YSR Sampurna Poshana Plus to supply nutrition food in the tribal mandals. These are all the... Sir, please conclude. Vastamirji, please conclude. Sir, with all these things, I support this bill, sir. Thank you. Mane Santosh Kumar P. Mane Santosh Kumar P. Not present. Sri Ramji, not present. Sri Jagesh, to speak in Kannada. 5 minutes, sir. Thank you for giving an opportunity, sir. Since it's about Karnataka, I would like to speak in my mother tongue. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. 70 ವರ್ಷ 70 years 15 ಸರ್ಕಾರ 15 ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಕುರುಬ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾಚಾರ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಪ್ಪಲು ಮೆಚ್ಚಲು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಡಗು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೌಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಸಿದ್ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅದು ಯಾವ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, we don't have electricity. As an actor, because I'm an actor, they are my fans, so they asked for a generator. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರಿಗೆ the agony is, after giving the generator and after putting a light, there was one snake bite and his elder person who lives in that family died. See, ಇಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಸೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಮೋದಿಯವರೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ 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 ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಗುಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚೇರ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನಮಗಳಿಗಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೆಲೋ, ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, so many. In that, almost 50 castes have been included. I have not even heard of those names. Adivan, Barada, Bauchi, Bilgarchi, Dolbil, Dungri Garcia, Mevasi Bill, Rawal Bill, Tadavi Bill, Bhagavali, Bilal, Vasava, Basava. See, I have not heard of these names, but I am so grateful. Adbhuta, Ananya, Amoga, ಮೋದಿಜಿ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರತಾಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ backward community, who was the chief minister before, he himself will criticize his own caste people. See, the scenario is like that. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಾನು ಬಹಳ ಖೇದದಿಂದ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಂತೆಂಥ ಅನಾಚಾರಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಈ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಷ್ಟೋ ಇಲಾಖೆಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಲಾಖಾಸ್, ನಾಟ್ 1, 2, 3, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಎ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೋದಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000ನೋ 75,000ನೋ ಇರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 50,000 75,000 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾತಿವಾದವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ತುಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವರ್ಷ ಆಳಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ದಿಸ್ ಮೈ ಮೇಡನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸರ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೋ ಮಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಲ್ is ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಯಾವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, we have to see, when one lady is encouraged in one family, she will give light for the 7th generation. So ladies ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಂತ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನರೇಬಲ್ ಶ್ರೀ ಜಗೇಶ್ ಜಿ. ನೌ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಥಂಬಿ ದುರೈ. Honorable Deputy Chairman, thank you for giving the opportunity to speak on the bill. In this winter session alone, 3 bills related to the revising the list of scheduled tribes in Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh are scheduled to be brought up for passing by the government headed by our Honorable
Prime Minister Narendra Modi ji. I proudly say that this is yet another example of our Prime Minister Narendra Modi ji commitment to social justice. Sir, as Karnataka government recommended to include a name Beta Kuruba community as synonymous Kadu Kuruba in the NT16, the list of the scheduled tribes Karnataka. Sir. I welcome this, sir. If you take reservation, when Madras province was that Karnataka also part of Tamil Nadu, Andhra and Kerala, Orissa part of all this Madras province. Sir, in the Madras province, if you take the list of the reservation given in Karnataka, some communities Kuruba, Kurumans, Naik, Valmiki, Toda. These are the communities reserved in tribal in Karnataka. Sir, if you take Tamil Nadu, part of my area is Krishnagiri Taluk, Osur, only 30 kilometers from Bangalore. In that community, if you take Valmiki, here tribal, but Tamil Nadu is still backward class. This is the difference. If you Baduga community take, for example, Toda like that, this is the OT people, they are also, here reservation is there, Tamil Nadu is not having. Sir, like that, Naik, these are community in Tamil Nadu also there, but they are backward classes. Therefore, this kind of confusion must not be there. That is why, if you see the history, in the history of free India, the concept of reservation for the socially and educationally backward, deprived people in education and jobs is the greatest contribution of Dravidian movement. In 1927, in Madras province, when Dr. Subbarayan was the chief minister at that time, he brought the reservation for these backward classes, Justice Party, that is at that time Dravidian movement. There, at the Dravidian movement, Karnataka also part of that is encouraged that. Therefore, when these communities are included, that's why it is not included in Tamil Nadu also. This has been already, government of Tamil Nadu under leadership of Edapadi Palanichami also recommended this Valmiki community and even fishermen community, Tamil Nadu fishermen community, sir. Fishermen community is, they are also hunters. As hunting taking place in the forest, this Tamil Nadu fishermen also take fishermen community also. They are doing the hunting in the sea. They are also precariously, they are doing their job. And there is a lot of demand for a long time. This Tamil Nadu fishermen is requesting Honorable, our central government and the minister, and they came a delegation. I also part of the delegation and tried to meet our Honorable Minister. Therefore, I am requesting that demand of this Tamil Nadu fishermen is to be included in the tribal thing as Valmiki and Kuruba community, and which is, and also Kurumans and Boda community. All this must be included, sir. I once again requesting this. This is the justice as given, as Narendra Modi has done very well for the backward class people, as well scheduled tribe people. Appreciate that, but let them consider the request of the state government already recommended to include these communities, which I said that like fishermen, other communities in tribal communities. Thank you very much. माननीय लहर सिंह सिरोया। आदरणीय सभापति जी, जनजातियों के कल्याण के संबंधित इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए बोलने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही मैं हमारी कर्नाटक सरकार का और केंद्र सरकार का अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे लिए लाए हैं, हमारी जनजातियों के विकास के लिए, और अर्जुन मुंडा जी का मैं अभिनंदन और अग्रिम बधाई देता हूं कि हम ये बिल पास करने वाले हैं सर्वसम्मति से। अध्यक्ष जी, अभी कुछ बहुत कहा गया, हमारे अरुण सिंह जी माननीय ने उन्होंने कहा था, हमारी जनजातियों के राजस्थान के संबंध में भी कहा, मानगढ़ के संबंध में भी कहा, और कर्नाटक के संबंध में भी कहा। अध्यक्ष जी, मैं जिया हूं इस जीवन को, क्योंकि मेरे पिताजी राजस्थान में कर्मचारी थे और उनकी पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह हुई जो भीड़ इलाके हैं और घनघोर जंगल हैं, जैसे सागवाड़ा है, दरियावाद है, जड़ोल है, लसाड़िया है। ऐसी उदयपुर और उस जिले की तहसीलों में जो जंगल है, जहां
किसी तरह के साधन आज भी नहीं है। इस जगह मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई तो मैंने आदिवासियों की पीड़ा को मैंने समझा है, जिया है और देखा है। और वहां से जब मैं कर्नाटक गया तो कर्नाटक की जनता ने मुझे जो प्यार और स्नेह वहां दिया और जिस तरह से मुझे वहां रखा, मेरी किसी भाषा पर उन्होंने एतराज नहीं किया, मेरी किसी जाति पर एतराज नहीं किया। उस कर्नाटक प्रदेश की जनता की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, 6 करोड़ जनता की तरफ से। आज हम सर्वसम्मति से विधेयक पास करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, मैंने जब ये अरुण सिंह जी बता रहे थे और हमारे भाई जग्गेश बता रहे थे सिद्धि कम्युनिटी के बारे में, तो मैं तो उन जंगलों में विचरण किया है मैंने, चुनाव के दौरान भी और अदरवाइज भी। उस जीवन में जो सिद्धि अफ्रीकी मूल की जो सिद्धि कम्युनिटी है वो 300-400 वर्षों से वहाँ जंगलों में रहती है और वो अभी भी उनके जो आकार वगैरह सब अफ्रीकन जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी भाषा अब कन्नड़ हो गई है। तो हमारी सरकार ने, हमारे येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक सिद्धि कम्युनिटी के एक व्यक्ति को MLC बनाया, शांताराम सिद्धि को। तो ये हमने जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए मैं आज उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ इस मंच के और आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आज इस बिल पर बोलने के लिए मुझे मौका मिल रहा है और मैं इसका समर्थन करता हूं पुरजोर तरीके से। लेकिन जैसा हमारे जग्गेश जी ने कहा, ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात भी मैं कहूंगा कि आज ऐसे बिल पर जो जिसमें कर्नाटक को आदिवासियों के संबंध में चल रहा है और हमारे कांग्रेस के कोई व्यक्ति आज मौजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज उनका जो आदिवासियों के लिए उनका कोई चिंतन, एक व्यक्ति भी उनकी तरफ से आज यहाँ नहीं है। पूरी की पूरी हाँ बोले हैं, लेकिन अगर जो ये बोलते उनके सीनियर नेता बोलते, रघव चड्डा बोलते या और कोई सीनियर आदमी बोलते, ऐसा विषय है और जो तो उसको आर्टिकुलेट करते, समस्याओं के बारे में चर्चा करते तो हमें अच्छा लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर प्लीज। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से आदिवासियों का ध्यान रखा है, जैसे मानगढ़ का जो उदाहरण हमारे अरुण सिंह ने दिया था, वहां पर 1500 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। जो जलियांवाला कांड से भी बहुत बड़ा हमारे संत बलबीर सिंह जी हमें ध्यान दें कि जलियांवाला कांड से भी ज्यादा लोग वहां मारे गए थे, 1500 लोग। और आजादी के 70 वर्षों तक किसी ने उस जगह को याद नहीं किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए और 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां आए और शीघ्र ही अब जो मानगढ़ का जो है गुरु गोविंद जी का जो बलिदान का है उसको वहां राष्ट्रीय स्मारक घोषणा करने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी मेवाड़ की जनता को, राजस्थान की जनता को कितना इसमें सुकून मिला है अध्यक्ष जी। और दूसरा जो हम आदिवासियों के लिए जो हम चर्चा करते हैं, आदिवासियों का बहुत बड़ा इलाका, जो बहुत बड़े लोग वहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को लगातार पिछले 8 वर्षों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं। और हमारे देव जी मुख्यमंत्री, उनको पता है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए कई वर्षों से उन्होंने क्या क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी जो सारी बातें हमारे जो मैं पॉइंट नोट करके लाया था, सारी बातें हमारे कई वक्ता कह चुके हैं, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं पुनः। और मेरा आज जो सौभाग्य मिला कि आदिवासियों के जनहित के लिए, जिनके लिए जो मैं हमेशा काम करता रहा हूं, उनके लिए मुझे आज समर्थन करने का मौका मिला है। मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में शामिल किए जाने का स्वागत करती हूं। यह सराहनीय कदम है कि कर्नाटका में ट्राइब्स को जोड़ा जा रहा है, मगर दूसरी ओर केंद्र सरकार की ही लापरवाही की वजह से झारखंड में कई आदिवासी गांवों के लोग अपनी ही धरती से उजड़कर माइग्रेट होने को, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। सभी जानते हैं कि झारखंड की धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है। उनमें से कोयला बहुत बड़ी मात्रा में है जो कि पूरे देश को सप्लाई किया जाता है। जब केंद्र सरकार के अधीन की कोयला कंपनियों द्वारा सावधानीवश
बंद खदानों के मुहाने महुआ जी विषय पर बोलिए। विषय पर ही बोल रही हूँ। हाँ, विषय पे। इसमें कुछ आदिवासी उजड़ रहे हैं, इसीलिए बंद खदानों के मुहाने को बंद न करके खुला छोड़ दिया जाता है तो आग हवा के संपर्क में आकर तेजी से फैलती है और जमीन के अंदर अंदर वो आग फैलती हुई आदिवासी बस्तियों को तबाह कर रही है। धनबाद में तो झरिया में वर्षों से हो रहा है। एक नया मामला सामने आया है कि झारखंड के रांची जिला अंतर्गत खलारी प्रखंड के करकट्टा स्थित केडीएच के बंद कोयला खदान में आग लगी हुई है और जिससे उस इलाके के रहने वाले लोग बहुत मुसीबत में हैं, संकट में हैं और खुले और भूमिगत खदान में बड़े पैमाने पर वो आग फैलती ही चली जा रही है। सीसीएल प्रबंधन को बार बार बोलने के बावजूद वो नहीं देख रहे हैं, उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। ये विषय से अलग है। आप कोयला खदानों पर बोलिएगा तो ये विषय आएगा, हम चाहते हैं कि वो आदिवासी उजड़े नहीं, उनको अपने गांव में रहना चाहिए क्योंकि जमीन के अंदर आग है तो वो बहुत डरे हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज आपस में बात नहीं। प्लीज आपस में बात नहीं। नाउ ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका आभारी है कि इसके पहले तमिलनाडु पर और अब कर्नाटका राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातीय संशोधन चौथा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करने के लिए आपने अनुमति दी और सदन ने चर्चा किया। काफ़ी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। पर मुझे आश्चर्य है उपसभापति महोदय कि इस देश के सर्वोच्च सदन में आज उन आदिवासियों से संबंधित चर्चा हो रही है जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। कर्नाटका से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित, नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले लोगों से संबंधित, पर हमारे प्रमुख विपक्षी दल के लोग नहीं हैं। अब आप आपस में बात न करें। आप हैं ये रजिस्टर में, आप बोलिए। ऐसे विरोधी दल जिन लोगों ने देश में बहुत लंबे कालखंड तक शासन किया, बहुत सारे सपने दिखाए और इसलिए आज आदिवासी पूछता है, मैं जिनकी राह देखता हूं बरसों से जागकर, मैं जिनकी राह देखता हूं बरसों से जागकर, वो रोशनी का सपना दिखाने वाले क्या हुए? वो जो इधर उधर रहने वाले लोग, जो हमारे पास रहने वाले, वो दोस्ती का नाम से हमें लूटने वाले क्या हुए? और आज विरोध करके निकल गए। लिस्ट ऑफ बिजनेस में जब ट्राइबल्स का मामला आता है तो इसी तरीके से लोग करते हैं। ओपोजिशन नहीं है, उनकी बात आती तो और अच्छा लगता। कुछ माननीय सदस्य है अपनी बातों को कहा है, बिल से संबंधित भी और बिल से हटके भी। बिल से हटके अगर कहना है तो दिल से कहिए और नहीं तो बिल पर कहिए। इसलिए ये जो कर्नाटका का जो विषय है, इसकी भी आबादी बहुत कम है। काडू कुर्बा, बेटा कुर्बा। काडू कुर्बा लिस्टेड है, बेटा कुर्बा लिस्टेड नहीं था, जिसको आज इस सदन में लाकर चर्चा करके सरकार अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन सारे बेटा कुर्बा को न्याय देने जा रहे हैं। और यह हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल के नाते रहने वाले लोग आज इस सदन में नहीं हैं, तो मुझे फिर एक किसी ने लिखा है कि तेरे मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने विरोधियों का एहतराम करता हूं।
उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं कल भी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदन में इन सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो रही है और सारे राज्यों के प्रति, राज्य के रहने वाले उन लोगों के प्रति जो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जिया है, उसे न्याय मिले, इसका प्रयत्न जारी है। और राज्यवार, इसीलिए क्रमवार। कुछ माननीय सदस्य ने कुछ इस तरह का प्रश्न उठाया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल या प्रस्ताव आना चाहिए सारे राज्यों का मिलाकर। तो मैं माननीय वैसे सदस्यों को इस सदन में कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी एक एक को चुन कर कैसे संभालना चाहिए, उसको दिखाने का काम इस सदन के माध्यम से देश को करना है। कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो पीछे हैं, जो कतारों में रह गए पीछे, उन्हें आगे लेके आना है। जो संविधान की मंशा है, जो लोकतंत्र की मंशा है, जो हर किसी की चाहत है। और इसीलिए देशवासियों ने संविधान को आत्मसात किया और इसलिए कहा कि जो पंक्तियों में पूछे है एक कतार में आ जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए और इसे विशेषाधिकार मिलना चाहिए और संविधान का सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन वो पीछे से आगे नहीं आ पा रहे और ऐसे खोज के माध्यम से, क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जन सबसे बड़ी ताकत होती है। वो ताकत हीरे के रूप में है, क्योंकि वो अपने संस्कृति विरासत को लेकर, अपनी पहचान को लेकर मरने मिटने वाले। आजादी के संघर्षों में यदि आदिवासी इतिहास को देखा जाए तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि उन दिनों में अंग्रेज तो जुल्म करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे लेखकों ने भी कलम चुराई है, इतिहासकारों ने भी कलम चुराई है। लेकिन अब वैसे लोगों को भी मान्यता देने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस सरकार में हो रहा है। और इसलिए स्वाभिमान दिवस के रूप में अब इस देश के आदिवासी ही नहीं बल्कि देश मनाए। स्वाभिमान देश का होता है, स्वाभिमान देश के समुदाय का होता है, देश के समाज का होता है। चाहे वो जनजाति वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो, देश के लिए अगर मरता है तो देश उसे सैल्यूट करता है, देश उसको सलाम करता है। ये कहने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने 15 नवंबर को स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इस तरीके से उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पहचान हो। मैं तमिलनाडु के चर्चा के क्रम में इस बात को कहा और फिर से मैं बल देना चाहता हूं कि नए एजुकेशन पॉलिसी में इस देश के तमाम डायलेक्ट को, तमाम लैंग्वेज को, जो ट्राइबल आदिकाल से आप जाएंगे नागालैंड के पहाड़ी में, 16 पहाड़ों में 16 भाषाएं हैं। कितने बड़े भाषा विज्ञानी हैं जिसको कांग्रेस के जमाने में महत्व तो नहीं मिला, अब नया एजुकेशन पॉलिसी में उन्हें मान्यता मिल रही है। इस तरीके से देश के सरहदी इलाकों में रहने वाले तमाम जनजाति समुदायों की जो भाषाएं हैं, वो नए एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कैसे सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धन हो, इसके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री काम कर रहा है। तमाम मंत्रालयों के साथ मिल करके उनके मौलिक अधिकारों से लेकर विकासात्मक योजनाओं को कैसे नीचे धरातल तक पहुंचाया जाए, इस बात का उदाहरण है कि नल का जल हर घर में पहुंचे। आप जानते इस देश में संपदा की बात हो, प्रकृति की बात हो, तो उन जंगलों की बात होती है, उन पहाड़ों की बात। आज जितनी भी नदियां निकलती है समतल से नहीं निकलती, पहाड़ों से निकलती है, स्रोत निकलती है। आप खादानें जितने भी देखते हैं, जितने भी मिनरल्स देखते हैं, उन पहाड़ों में मिलती है। जंगलों में पेड़ पौधों, सारी चीजें, प्राकृतिक संपदा,
उन्हीं लोगों के साथ रहने वाला उन भाइयों के साथ मिलते हैं। और इसलिए लगातार ये सरकार, खासकर ट्राइबल अफेयर्स, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है कि आत्म स्वाभिमान के साथ जनजातीय समुदाय, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, पुनर्जागरण के साथ आगे बढ़े, कि उन्हें स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, भाषा में, संस्कृति में, परंपरा में, जीवन पद्धति में, उनके जो अक्षुण्ण परंपराएं हैं उसको जीवंत बना के रखने में हम जो भी कर सकते हैं मिल करके करें। और इसी कड़ी में आज उसे न्याय देने के लिए बेटा कुर्बा का प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। The question is that the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Arjun Munda to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. Those in the question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now special mentions. Shri Biplav Kumar Dev. महोदय, सोनामुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह सोनामुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के लिए बांग्लादेश सरकार से बातचीत करे। आपको बताना चाहूंगा कि जलमार्ग में ट्रायल रन के बाद जो कमियां नजर आई थी उसे जल्द दूर करने, इस जलमार्ग को जल्द शुरू करने की बात की थी। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने ट्रायल से पहले अपने वहां फ्लोटिंग जेट्टी लगा लिया था। अभी वर्तमान में स्थायी जेट्टी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, मगर इस जलमार्ग के सफल संचालन के लिए बांग्लादेश के हिस्से में नदी का ड्रेजिंग होना जरूरी है। उस वक्त भारत सरकार ने बांग्लादेश से आग्रह किया था कि यदि अनुमति मिले तो वह स्वयं इस हिस्से में भी ड्रेजिंग कर देंगे। तब बांग्लादेश की ओर से कहा गया था कि वे स्वयं ड्रेजिंग करा लेंगे, मगर अब तक बांग्लादेश के हिस्से वाले ड्रेजिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया। अतः बिना ड्रेजिंग के जलमार्ग का संचालन नहीं हो सकेगा। इसलिए भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह है कि वह बांग्लादेश सरकार से बातचीत करे, सोनामुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का ड्रेजिंग का कार्य शुरू करने का प्रयास करे और इस जलमार्ग के शुरू होने से भारत और बांग्लादेश में आर्थिक गतिविधियों की केंद्र के लिए त्रिपुरा और इसके आसपास के राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बिप्लब कुमार देव जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज दिनेश चंद्रा जमाल भाई अनवालिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। देश के नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आज प्रत्येक परिवार को मकान उपलब्ध करवाना माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना भी है।
मकान बनाने हेतु ईंट अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंट उद्योग लगाने वाले व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु पिछले कुछ समय से ईंट उद्योग पर जीएसटी बढ़ाई जाने से ईंट व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईंट पर जीएसटी बढ़ने से ईंट की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे देश के लोग मकान बनाने हेतु ईंट का विकल्प खोज रहे हैं। ईंट के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों, छोटे कारीगरों एवं अनेक परिवारों पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। ईंट पर लगने वाले जीएसटी कर में 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। साथ साथ ईंट भट्ठों की दूरी की भी परेशानियां उत्पन्न हुई है। 1 किलोमीटर की दूरी व्यावहारिक नहीं है। इन सब कारणों से ईंट उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां कंपोजिशन स्कीम के तहत 1% और रेगुलर स्कीम के तहत आईटीसी के साथ 5% के पुराने स्लैब की बहाली की जाए तथा जीएसटी की श्रेणी को घटाया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ईंट व्यापारियों के लिए एक सरल नियमों का तंत्र विकसित किया जाए, जिससे ईंट के उद्योग में कार्य करने वाले लाखों करोड़ों मजदूरों, कारीगरों के साथ देश के सामान्य जन उससे लाभान्वित हो सके और अपने मकान बनाने का सपना आसानी से पूरा किया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेंद्र गहलोत। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अजमेर पुष्कर मेड़ता 59 किलोमीटर रेल लाइन की जन उपयोगिता की ओर आकर्षण करना चाहता हूं। इस लाइन का सर्वे 2010 में प्रस्तावित होने के बाद सन 2013 और 14 में बजट में शामिल किया गया था। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इस परियोजना का सर्वे कराकर पुनः आदेश जारी किए हैं। तीर्थराज पुष्कर हिंदू धर्म के सारे तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि इस तीर्थ के बिना तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इस प्रकार आसपास के क्षेत्र में लोक देवता वीर तेजा जी, संत जामेश्वर जी, संत लक्ष्मीदास जी, बाबा रामदेव जी, बाबूजी महाराज, मीराबाई के स्थान होने से वर्ष भर तीर्थयात्री विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला का भी आयोजन, बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन होता है। इस रेल खंड के बन जाने से लाखों लोगों को लाभ होगा। रेल के राजस्व की दृष्टि से पेट्रोल, सीमेंट, खनिज उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग इस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। मालगाड़ियों के द्वारा माल भेजा जा रहा है। उत्तम मार्ग के बनने के समय की बचत के साथ माल की ढुलाई का खर्चा भी में कमी हो जाएगी। रेलवे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से अंत में सैन्य गतिविधियों के मार्ग में भी सुगम विकल्प होगा। वर्तमान में ट्रेन मार्ग मारवाड़ जंक्शन तथा अजमेर रास्ते से होकर निकलने वाली दिल्ली अहमदाबाद का व्यस्त रूट में इस रूट से 100 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है। उत्तर रेल के रूट पूर्ण होने से दूरी घट जाएगी। पुष्कर, मेड़ता, अजमेर, चित्तौड़, रतनगढ़, इंदौर दक्षिण भारत से सीधा जुड़ जाएगा। जोधपुर तथा बीकानेर मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा, जिससे जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। अंततः
मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि इस सदन के माध्यम से सर्वे और काम को शुरू कराया जाए। धन्यवाद। श्री गुलाम अली। Thank you, Deputy Chairman. I would like to thank the Government of India and Shri R.K. Singh, Minister for Power, for this personal intervention in the improvement of power sector in Jammu and Kashmir. It's because of Prime Minister's special focus, the hydroelectric projects like Kiru Cover, Pakkal Dhul and Rattle on the Chenab Basin, with a combined capacity of around 3,000 megawatt, are in the process of execution. Honorable Sir, this capacity is equivalent to the capacity addition in J&K for the last 75 years. Honorable Sir, the Government of India has also been generous towards implementation of transmissions and distribution projects in the UT under various centrally sponsored schemes, the fruits of which have already beginning to be felt. To anchor this gain achieved in this sector, the Government of India has already granted technical sections for a transmission plan for J&K costing around rupees 4,971 crores. White letter number mentioned, Division 1 on dated 18/6/2001. Implementation of this plan within next 2 to 3 years is very essential to ensure that quality power 24/7 is available to the people of Jammu and Kashmir. I would request the Honourable Minister to for a time plan for the government for implementation of the projects in the transmission sector in Jammu and Kashmir and strategy of their funding. As I have already mentioned, that these projects should come up in next 2-3 years for enabling the fruits of the hitherto investment in power sector of Jammu and Kashmir to reach the consumers. So, Honourable Chairman, I therefore urge the government for fix a timeline for implementation of transmissions and distributions projects in UT of J&K and ensure its timely completion. Thank you, sir. Thank you. Sri Santosh Kumar P. Thank you, Vice Chairman. Need for setting up branch MSME Development Institute in Kannur. The MSME sector is one of the fastest growing and employment providing sectors in Kerala with relatively lower investments. This is particularly evident in the case of North Kerala, in which MSMEs play a critical role in economic development. The region occupies a unique position in the MSME sector with a concentration of many khadi, handloom, handicrafts and other traditional and indigenous industries. Many of the MSME units in northern Kerala are engaged in manufacturing locally specific unique products with geographical indicator and IPR. However, there is a lacuna in skill upgradation training, identifying and motivating entrepreneurs, technology innovation and providing financial assistance. This is mainly because of the absence of robust training infrastructure in the region. In Kerala, there is only one MSME Development Institute which is situated in Thrissur. Unlike other states, Kerala doesn't have a branch MSME Development Institute. As of now, most of the entrepreneurs in the 4 districts of northern Kerala, namely Kasaragod, Kannur, Wayanad and Kozhikode, are forced to depend on the branch MSME Development Institute in Mangalore, Karnataka, for any technical assistance. Many entrepreneurs complain about the wrong information that they received from private agencies. Against this context, establishing a branch MSME
Development Institute at Kannur would immensely benefit the growth of the MSME sector in the region. The newly constituted branch MSME Development Institute at Kannur can act as a nodal agency in fostering the spirit of entrepreneurship and promoting traditional industries. More importantly, it can significantly reduce the burden of the MSME DI in Thrissur and Mangalore. I therefore urge government to set up a branch of MSME Development Institute at Kannur in Kerala. Dr. M. E. Yagnik, not present. Dr. Lakshmikant Vajpayee. सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु मेरठ महानगर में पात्र पंजीकृत लाभार्थी लगभग 1200 हैं। पूर्व की विभिन्न योजनाओं में अधूरे मकान पड़े हुए 2193 हैं। वर्तमान में पात्र पंजीकृत 1200 लोगों को आवास मिलने के बाद शेष 993 आवास अन्य पात्र लोगों को नए पंजीकरण खोलकर दिए जा सकेंगे। बीएसयूपी योजना में वर्ष 2008 और 9 में गरीबों के 744 आवास बनाने हेतु डाबका और दायमपुर में निःशुल्क जमीन दी गई थी। इस योजना की लागत 19,14,96,000 थी। योजना की अवधि 3 वर्ष की थी, लेकिन आज भी 497 मकान अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार काशीराम योजना में 2008 से 13 में मेरठ विकास प्राधिकरण को 32 करोड़ रुपया मिला था। प्राधिकरण को बराल, परतापुर और काशी में 952 मकान बनाकर आवासहीनों को देने थे, जो आज भी अधूरे खड़े हैं। बीएसयूपी योजना के अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए तथा काशीराम योजना के अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने हेतु 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि आवासहीनों के प्रार्थना पत्रों की जांच हुए लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन 1200 पात्र आवासहीन हो रहकर अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। काशीराम योजना बंद हो चुकी है, उसके लिए अब धनराशि मिल नहीं सकती। 32 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और व्यर्थ में बर्बादी हो रही है। समाजवादी आवास योजना भी बंद हो चुकी, उस मद में भी अब धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती। मेरा यह सुझाव है कि इन अधूरे पड़े हुए 2193 आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करके पूर्ण करने हेतु 46 करोड़ रुपया तथा आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु लगभग 15 करोड़ रुपया मुक्त करके पात्र 1200 आवासहीनों को आवास आवंटित किया जाए और शेष बचने वाले 993 आवासों को नए पंजीकरण खोलकर आवास देने पर विचार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवासहीनों को आवास देने की योजना मेरठ में पूर्ण रूप से साकार हो जाएगी। सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता पर इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान देकर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जी के वासान। Chairman sir, for allowing me to raise an urgent important matter in this august house. This is regarding need to enhance infrastructure for the benefit of differently abled persons. Sir, the population of differently abled persons as the proportion of our total population is rising due to various medical issues, road accidents and various other reasons. As per census 2011, there are 2.68 crore disabled persons, which is 2.21 of the total population of the disabled persons. Among the disabled persons, 56% are male, 44% are females. A majority of 1.86 crore of the disabled population reside in rural areas and 0.81 crore live in urban areas. People with disabilities suffer undue hardship and they continue to be marginalized, discriminated against and abused. It is essential that access to health care and rehabilitation be offered to persons with disabilities. Physical medicine and rehabilitation, also known as psychiatry, play a prominent role in the rehabilitation of people with disabilities. Different abled people are certified by PMR and other specialty doctors according to guidelines given by Right of Person with Disabilities Act 2016 for availing government benefits under different schemes.
It is in this fitness of things that National Medical Council has included PMR in MBBS curriculum and also in the training of students. Sir, I would urge the government to ensure that PMR departments are established in all medical colleges with good sanctioned strength of faculty and necessary infrastructure created in hospitals. In addition, adequate funding should be provided for innovative projects in rehabilitation, research and production of prosthetics and orthotics in government institutions should be enhanced so that they are available to the differently abled people at affordable rates. Thank you, sir. Thank you, honorable members. I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held on today, that is on the 22nd of December 2022, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022 after its introduction, consideration and passing by Lok Sabha, 8 hours. Now, the message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 22nd December 2022 adopted the motion referring the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022 to a joint committee of the Houses consisting of 21 members from the Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha, and recommending to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do concur in the said motion and join the said joint committee and communicate the names of the 10 members to be appointed by the Rajya Sabha to the joint committee with instructions to report to Lok Sabha by the last day of the first week of the second part of budget session 2023. Sri Jaggesh. Thanks for the opportunity, sir. Urgent measures to protect Karnataka from coffee growers. The coffee heartland of Karnataka, comprising Kodagu, Chikmagaluru and Hassan district. Coffee planters have suffered badly due to destruction caused by heavy rain between July and September of the last monsoon season. The impact of the rain continues with diseases affecting plants and estate infrastructure suffering long-term damages. Unpredictably, weather conditions are helping pests to breed and new diseases to emerge. Drastic changes in climate patterns over the last few years have adversely impacted India's coffee production and the quality of the crop. Fruit rot, stalk rot, root rot and other damage to crop has been done due to heavy rainfall and landslides. Most growers fear that such climatic patterns could wipe out plantations. The production of the crop for the year 2022 is estimated to be some 35% lower and have impact on export. Moreover, the unsettled market prices and the cost of the financing is one of the biggest challenges of the coffee sector, with bank insisting growers to provide collateral for financing. High rates of interest and growers are unable to repay loans, resulting outstanding of lakhs of short-term and long-term loan accounts. The account of many coffee growers have turned to non-performing assets, NPA, and the growers now facing banks' recovery proceedings. Under these conditions, I urge the government to take immediate steps to exclude coffee plantation from recovering proceedings under the provision of the Act and to restructure of outstanding loans and the special package in the line with the special coffee term loan. Thank you, sir. Sri Arun Singh. सर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर होते हुए सिंगरौली तक नए राष्ट्रमार्ग जो 135 है,
इस नए राजमार्ग की बनने से करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी तथा कई जिलों में इसके निवासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। औद्योगिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 24 मार्च 2015 को लगभग 7 साल पहले प्रस्ताव मंगाने को कहा था, लेकिन अभी तक 6 सालों के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय में शीघ्र से शीघ्र उचित कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। श्री संजय सिंह, नॉट प्रेजेंट। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वाच। माननीय सभापति जी, मेरा स्पेशल मेंशन हिसार हवाई अड्डे के सर्वोत्तम यानी कि ऑप्टिमम इस्तेमाल के लिए है। हरियाणा सरकार हिसार हवाई अड्डे का एक महत्वाकांक्षी एविएशन हब के रूप में विस्तार कर रही है। यह दिल्ली के कंप्लीमेंट्री विकल्प के रूप में एशिया की सबसे बड़ी हवाई पट्टी होगी। यहाँ पर एविएशन ट्रेनिंग, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग सुविधाएं दिल्ली की कंजेशन कम करने में मदद करेंगी। 3 विश्वविद्यालयों के साथ एग्रो हब यानी कि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, फार्मा, स्टील उद्योग हब और अग्रोवा जैसे पर्यटन और तीर्थ स्थान दिल्ली के 170 किलोमीटर घेरे में हैं। इस दिल्ली के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। एक बड़ा सैन्य स्टेशन होने के कारण इसका उपयोग दोहरे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। हिसार से दक्षिणी पंजाब के और उत्तरी राजस्थान के कई जिले भी 200 किलोमीटर के घेरे में आते हैं। हिसार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, फ्लाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से उड़ान योजना के अलावा एग्जिस्टिंग सुविधाएं यानी इन सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध करना चाहता हूं, जो कि पहले से ही मौजूद हैं। थैंक यू। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी। आज महोदय मैं अपना अवलंबनी लोक महत्व की जो हमारा विषय है वह देश भर में डीएपी यूरिया के साथ साथ गैर जरूरी सामान बेचने के लिए डीलरों के ऊपर भारी दबाव बनाए जाने के संबंध में। महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री की यह चिंता बनी हुई है कि हमारे देश के किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो। हमारी सरकार देश भर के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी यूरिया को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराती है, परंतु कुछ कंपनियां जैसे उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में इंडोरामा कंपनी डीलरों के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाने का कार्य कराती है, परंतु अपनी कंपनी के निजी फायदे को लेकर डीलरों को डीएपी यूरिया के साथ साथ कंपनी द्वारा अन्य सामानों को देकर यह कहती है कि डीएपी यूरिया के साथ साथ इन हमारे कंपनी द्वारा बने गए निजी सामानों को भी बेचिए। डीलर महोदय भयभीत होकर बेचने को मजबूर हो जाता है। किसान भारत की रीढ़ है। हमारी सरकार किसानों की आय कैसे बढ़े इसको लेकर के लगातार प्रयत्नशील है और समय समय पर उचित प्रयास भी करती है, जिसका परिणाम आज किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कंपनी और डीलरों की आपसी खींचतान का नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है और सरकार को सार्थक पहल पर भी रुकावटें आती हैं। आज किसान समय समय पर खाद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। किसानों को समय समय पर सही मूल्यों पर खाद सरलता से प्राप्त हो सके, इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, कंपनियों द्वारा मनमानी को रोकने के लिए डीलरों पर टैगिंग को सामान न देने के लिए प्रयास करें, उनको निर्देश जारी करें ताकि किसानों को सरकार द्वारा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए खाद को उचित मूल्य पर किसानों को प्राप्त हो सके। महोदय, टैगिंग को रोकने के लिए
आवश्यक कदम सरकार उठाए, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमती शांता छेत्री। Thank you, sir, for allowing me to speak. I would like to draw the kind attention of this August House that around 1980, a task force set up by the Government of India has found that more than 250 million metric tons of valuable topsoil and boulders are annually being washed down to the rivers and the valleys from Darjeeling, Sikkim, Himalayas alone. This will result to bleak future for the farmers of the hilly region unless some urgent measures are taken up. Therefore, I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable Agriculture Minister to take the help of the expert on this field for sustainable land use pattern in the Himalayas. Thank you, sir. Thank you. Dr. Shantanu Sen. Thank you, respected Chair. My special mention is on need to study increasing cardiovascular diseases among young people. Until now, heart attack was thought to be a condition that only affected the elderly, and heart attack among the youth were considered as abnormal. However, the instances of heart attacks among people under 40s are on the rise, including young people in their 20s and 30s. This is a scary trend for a nation with the largest youth population in the world. India's specific data regarding heart attacks in people under 40 is sparse Indians suffer from cardiovascular diseases at a younger age as compared to other countries. As per the Indian Heart Association, 50% of all heart attacks in Indian men occur under 50 years of age and 25% under 40 years of age. There has been a 3% increase in cardiovascular disease among Indian women from 1990 to 2019, while globally the rate of cardiovascular disease among women has declined. The rise in heart attacks is attributed to various reasons: onset of diabetes at an early age, rising rate of obesity, sedentary lifestyle, excessive drinking and smoking, consumption of drugs, hypertension and stress. Some studies have found an increase in heart attacks post-COVID. The government should encourage the youth to adopt lifestyle that may decrease the risk of cardiovascular diseases. There is a need to collect and study the data on occurrence of heart attack in people under 40 years of age. Appropriate trainings for conducting